Bismillahirrahmanirrahim. We will start our topic Sayyid Ahmed Shahid, and we will discuss the remaining headings. We continue with the previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो रिमाइंड करवाते हैं. उसमें हमने ये पढ़ा था कि सैयद अहमद शहीद का एम था कि वो मुसलमानों की जो राइट्स हैं उनको आर्म स्ट्रगल के ज़रिए या जिहाद के ज़रिए रिकवर कराएंगे, दोबारा मुसलमानों को देंगे. ये उनका एक एम था या ऑब्जेक्टिव था. उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल भी शुरू की और उसके लिए जो एक ऑब्जेक्टिव अपनी आर्म स्ट्रगल के लिए बनाया. आर्म स्ट्रगल पहले उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि अल्लाह पे यकीन, लोगों मुसलमानों के जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी उनको ख़त्म किया जाए, अल्लाह पे यकीन या यूनिसिटी ऑफ अल्लाह फेथ को स्ट्रॉन्ग किया जाए मुसलमानों के, और अपने राइट के लिए आर्म स्ट्रगल भी की जाए. आर्म स्ट्रगल के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की और बहुत ज़्यादा मुस्लिम जो रिच लोग थे उनसे हेल्प की रिक्वेस्ट की, तो बहुत लोगों ने उनकी हेल्प की और एटलीस्ट 6000 मुजाहिदीन की उन्होंने एक आर्मी तैयार कर ली और उसके लिए फाइनेंस भी उनको अच्छा मिल गया और दूसरे वेपन्स वगैरह होते हैं वो भी मिल गए. उनके साथ एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि आर्मी को लड़ने के लिए तो वेपन्स और मुजाहिदीन और सोल्जर्स की ज़रूरत होती है, वो तो मिल गई, लेकिन उसके साथ उनकी पूरी स्ट्रगल को या आर्म स्ट्रगल को मोरल सपोर्ट भी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की तरफ से मिल गई. यानी सिंपैथी भी उनके साथ थी कि ही इज डूइंग वेरी वेल, एक नोबल कॉज के लिए वो काम कर रहा है. तो पूरी ये बहुत बड़ा एडवांटेज तो होता है कि आर्मी इनकी जो आर्म आपके पास सारी स्ट्रगल हो, आर्म आपके पास उसके इक्विपमेंट हो और लोगों की मोरल सपोर्ट भी आपके बैक पे हो, तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और यही हुआ जब वो ये सारी दोनों उनको जो चीज़ें अचीव कर ली, तो वो जो सिखों से उनका पहला उन्होंने अपनी शुरू की बैटल सोचा और उसके लिए वो अकोड़ा के करीब उन्होंने अपनी 6000 आर्मी को लेके गए. लेकिन जब 6000 आर्मी वहां पे उनकी पहुंची तो बहुत सारे लोग उनके साथ और मिल गए और तकरीबन 80,000 मुजाहिदीन तक उनकी आर्मी पहुंच गई. बहुत बड़ी एक आर्मी थी. तो पहला जो अकोड़ा के करीब जो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया और वो बेसिकली सिखों का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड था. बट 1826 में पहली फाइट सिखों के साथ हुई और डिफीट कर दिया उन्होंने सिखों को. एक अच्छी अचीवमेंट थी, इनिशियल अचीवमेंट. उसके बाद उन्होंने 1827 में उसको जो नेबर सिटी था सैदू शरीफ, वो भी सिखों का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां भी सिखों को डिफीट किया. अब उनके हौसले जो थे बहुत ही हाई अप पे हो गए और सैयद अहमद शहीद को अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर कर दिया गया. अमीरुल मोमिनीन किसको कहते हैं? लीडर ऑफ द मुस्लिम स्टेट. और जो भी इलाके कैप्चर कर लिए थे वहां पे इस्लामिक लॉ को फॉलो कर दिया गया, उसका नाफिज कर दिया गया. इसके बाद हुआ क्या कि वही जो हमेशा मुसलमानों के साथ होता है, जब कोई स्ट्रगल या सक्सेस शुरू होती है तो उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है. सेम ऐसा ही हुआ क्योंकि रंजीत सिंह बहुत अरसे से वहाँ गवर्नमेंट कर रहा था और बहुत सारे नोबेल्स के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप भी थे. तो हुआ क्या कि वो सिख ने उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की रंजीत सिंह ने और एक सर्वेंट के जरिए पॉइजन देने की कोशिश की. इसके अलावा कुछ वहाँ के जो वॉरलॉर्ड्स थे उनको एक बाकायदा मुजाहिदीन के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया और उनके फाइट भी हुई. लेकिन मुजाहिदीन को वहां भी सक्सेस हुई. 1830 में पिशावर को कैप्चर कर लिया मुजाहिदीन ने. तो मुजाहिदीन एक बहुत बड़े एरिया पे जो है वो उनकी गवर्नमेंट हो गई. लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू रही और इसका फायदा एक तो ये था सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सैयद अहमद शहीद के लिए कि वहां के वो जिस एरिया में थे वहां के वो लोकल नहीं थे. ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था उनके लिए. इसी का जो था रंजीत सिंह ने फायदा उठाया और ये कहा कि ये आपके लोकल नहीं है और उन लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की. बहुत सारे लोग उनसे अलग हो गए, छोड़ के चले गए और जो फाइनेंस था वो भी रुक गया. तो सैयद अहमद शहीद ने अपना जो हेडक्वार्टर बालाकोट की तरफ शिफ्ट कर दिया. लास्ट जो उनकी फाइट थी
बालाकोट की तरफ, वो सिखों से एक लास्ट फाइट हुआ बहुत, क्योंकि उनके सोल्जर्स कम हो गए थे और कॉन्स्पिरेसी आपस में जो थी वो शुरू हो गई थी। तो एट द टाइम ऑफ बैटल बहुत सारे सोल्जर्स, वॉरलॉर्ड्स ने अपनी आर्मी, अपनी जो सेपरेट आर्मी थी वो लेके हट गए और जंग में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो इसका नतीजा निकला कि एक बहुत बड़ी डिफीट और बहुत बड़ी कैजुअलिटीज मुसलमानों को उठानी पड़ी। तकरीबन 6000 मुजाहिदीन की शहादत हुई बालाकोट में, और सैयद अहमद शहीद और उनके कंपेनियन जो थे वो भी उनके साथ आखिरी दम तक लड़ते रहे, और वो 1830 को बालाकोट में जो है वो शहीद हो गए 1831 में अपने सोल्जर के साथ, और वहीं वो दफन हुए। बालाकोट में उनकी खबर है। तो ये इस तरह जो सक्सेस इतनी मिल रही थी वो सैयद अहमद शहीद की जो है कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट होने के बाद वो डिफीट में चेंज हो गई। अगर हम ये देखें कि उनकी कॉजेज क्या थी मेन बालाकोट में, कॉजेज ऑफ फेलियर, कॉजेज ऑफ फेलियर, यानी उनकी जो इतनी जबरदस्त एक आर्म स्ट्रगल थी उसका कॉजेज क्या थी। तो पहला जो कॉज है वो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सैयद अहमद शहीद एंड लोकल चीफ लॉर्ड, यानी सैयद अहमद शहीद वहां के लोकल नहीं थे। आपको पता है इंडिया में रायबरेली जो कि बहुत दूर था उस इलाकों से, लेकिन वो उनके दरमियान जो था कोऑर्डिनेशन कम था। ये नॉर्मली होता है ऐसा, जब एक बड़ी पोस्ट पे चला जाता है, हेड ऑफ स्टेट हो जाता है, तो लोकल वॉरलॉर्ड जो उनके साथ आए थे उनका कोऑर्डिनेशन कम हो गया, जिसकी वजह से वो भी सोचते होंगे कि हमारे साथ बात नहीं होती है, चीफ के साथ बात नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ। लैक ऑफ प्रॉपर जो मिलिट्री जो ट्रेनिंग थी वो भी नहीं थी, जबकि सिखों के साथ एक प्रॉपर मिलिट्री थी। ऑल्दो वो कुछ बैटल्स उनको डिफीट हुई, बट सिख जो थे प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ उनके साथ फाइट कर रहे थे, जबकि मुसलमान जो था वो नॉर्मली जैसा होता है जज्बे के साथ वो लड़ रहे थे। तो वो शुरू में तो बैटल जीतते रहे, लेकिन जैसे ही कॉन्स्पिरेसी और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई तो उनकी वीकनेसेस जो थी वो सामने आ गई। तीसरे थे कि महाराजा रंजीत सिंह डेवलप्ड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी पठान ट्राइब्स। वही जैसा मैंने पहले कहा कि उसका एडवांटेज रंजीत सिंह ने बहुत ज्यादा लिया कि ये तो लोकल नहीं है, आपके पठान ट्राइब में आ गए और आपके चीफ अमीरुल मोमिनीन बन गए, जबकि वो आपको बनना चाहिए था और आपके अंडर उनको लड़ना चाहिए था। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज रंजीत सिंह को मिला। नंबर सैयद अहमद शहीद गवर्नमेंट स्टॉप्ड बाय द सेंचुरीज ओल्ड सोशल कस्टम। अब उनके जो सिखों के साथ जो सेंचुरी से कायम ओल्ड सोशल कस्टम थे, वहां लोकल वॉरलॉर्ड या लोकल जो नोबल्स थे, उसका उसने बहुत बड़ा एडवांटेज लिया। नंबर 5 जो उसकी जो फेलियर का कॉज बना, पुअर वार इक्विपमेंट। ऑल दो जो उसके पास था रंजीत सिंह, एक प्रॉपर आर्मी थी, उसके पास इक्विपमेंट भी अच्छे थे, न्यू इक्विपमेंट थे जो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिए थे, कि क्योंकि उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी अच्छे ताल्लुकात थे। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जैसे ही अपना ग्रेजुअली अपना एक्सपेंशन कर रही थी इंडिया में, ग्रेजुअली वो बढ़ते चले जा रहा था, सिंध है, पंजाब है, इंडिया के बहुत सारे इलाकों में एक्सपेंशन करता जा रहा था, तो जहाज जो था वो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट जो ना कम होता जा रहा था। तो ये भी एक बहुत सारे जो रीजन थे उनकी मुजाहिदीन उनकी फेलियर के। इस तरह से एक बहुत बड़ी आर्म स्ट्रगल जो कि मुसलमानों को रिवाइव करने के लिए शुरू की गई थी, अपनी मुसलमानों की आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अपने एंड को पहुंच गए। और सैयद अहमद शहीद आज भी एक बहुत बड़े और बहुत रिवाइवलिस्ट जो पर्सनैलिटीज के नाम से जाने जाते हैं। बालाकोट में उनकी जो कब्र है और वहीं वो शहीद हुए, उनकी आखिरी फाइट भी वहीं हुई। तो ये हमने आज का सैयद अहमद शहीद का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। ओके ना, अब हम अपनी थर्ड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे, जो हाजी शरीयतुल्लाह की पर्सनालिटी से रिलेट है। हाजी शरीयतुल्लाह बंगाल के एक इलाके फरीदपुर में
पैदा हुए, इनिशियल जो अर्ली एजुकेशन थी उन्होंने जस्ट 18 ईयर में जो हासिल की, और बहुत डिफरेंट वो सब्जेक्ट में कमांड रखते थे, ये उनकी ख़ास बात थी। एट द एज ऑफ अर्ली 18 वो मक्का जो चले गए हायर एजुकेशन के लिए, और वहाँ तकरीबन 20 ईयर्स जो है वो मक्का में रहे और एजुकेशन हासिल करने के लिए। जब वो आफ्टर 20 ईयर्स के बाद दोबारा बंगाल अपने इलाके अपने एरिया में वापस आए, तो वो ये देख के शॉक हो गए कि यहाँ पे बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो है वो शुरू हो गई थी, और पता नहीं चल रहा था कि ये मुसलमान हैं या हिंदू हैं। बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गई थी, उनकी जो रिचुअल और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने इस बात पे ये सोचा कि मुसलमानों में ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि अल्लाह के अलावा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग के अलावा और कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे मज़हब में। इसको उन्होंने डिसाइड किया कि मुसलमानों के अंदर जो है वो स्टार्ट की जाए, और वो जो फ़र्ज इस्लाम ने मुसलमानों पे किया था एज ए, तो इसकी वजह से उनको ये स्ट्रगल उन्होंने शुरू की, और उसको इस वजह से उनको ये इनकी स्ट्रगल को फ़राइज़ी मूवमेंट कहा जाता है। यानी वो फ़राइज़ जो हमारे मज़हब ने बीइंग ए मुस्लिम हम पे इम्पोज किए थे, हम पे नाफिज किए थे, हमको कहे थे वो करने, वो दोबारा से शुरू करने के लिए जो स्ट्रगल शुरू की, इस वजह से उनको फ़राइज़ी मूवमेंट की कहा जाता है, जिसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो बेसिक फ़राइज़ हैं हम पे मुसलमानों के जो अल्लाह ताला ने हमें फॉलो करने के लिए कहे, इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल शुरू की, इस वजह से इसे फ़राइज़ी मूवमेंट का जो है वो नाम दिया गया। अच्छा, सैयद अहमद शहीद की जो फ़राइज़ी मूवमेंट थी उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव थे। उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे? नंबर 1, टू एलिमिनेट अन इस्लाम। अच्छा, जो फ़राइज़ी मूवमेंट थी हाजी शरीयतुल्लाह की, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो स्ट्रगल थी उनकी। तो उनके ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या था? टू एलिमिनेट द अन इस्लामिक कस्टम एंड ट्रेडिशन अमंग द मुस्लिम। क्योंकि जब वो मक्का से वापस आए तो देख के बहुत शॉक रह गए कि मुसलमानों और हिंदुओं में या नॉन मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है, तो उनके कस्टम और ट्रेडिशन बिल्कुल मिक्सअप हो गए। तो उन्होंने ये स्ट्रगल शुरू की कि अन इस्लामिक कस्टम और ट्रेडिशन जो है उसको अलग किया जाए मुसलमानों से। Point number 2, objective number 2 is to follow the religious obligation, such as तौहीद, नमाज, ज़कात और हज। ये जो बेसिक ऑब्लिगेशंस थी, इसको दोबारा से फॉलो किया जाए। नंबर 3, टू इस्टेब्लिश कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जो बहुत ही एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप सब जगह इसको कहा जाता है, टीचर रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। वो भी बहुत ही अपने जो है ना वो मैनर्स में बहुत ही ख़राब हो गई थी, और होप के उस वक्त जो है ना टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप ख़राब थे, कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो उन्होंने इसकी भी कोशिश की, क्योंकि टीचर का जो एक कैडर है, स्टूडेंट उसके मुताबिक उसकी रिस्पेक्ट करे, और उनका जो रिलेशनशिप है उसको दोबारा से रिवाइव किया जा सके। और इसकी ज़रूरत वैसे आज भी है, इस रिलेशनशिप को उसी लेवल पे लेके जाने की। नंबर 4, अवॉइड सिंगिंग एंड डांसिंग इन द सोशल सेरेमनीज। उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल और सेरेमनीज और में जो है वो डांसिंग और सिंगिंग का रिवाज हो गया था, जो कि नॉर्मली हिंदुओं का कल्चर था, तो वो मुसलमानों ने भी अडॉप्ट कर लिया था अपनी सेरेमनीज में, जो भी उस वक्त होती होंगी, उस वक्त जस्ट लाइक बिल्कुल हिंदुओं की तरह वो डांसिंग और सिंगिंग और सब कुछ होने लगा। तो उन्होंने इसकी भी स्ट्रगल की कि मुसलमानों में से ये चीज को भी एलिमिनेट किया जाए। अच्छा, उस वक्त जो हाजी शरीयतुल्लाह ने जब अपनी स्ट्रगल शुरू की,
तो जो पॉलिटिकल कंडीशन थी बंगाली मुसलमानों की वो भी बहुत ही मिजरेबल थी। वजह ये थी कि पॉलिटिकली तो वो बहुत ही, एक तो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक थे। पुअर जो सोसाइटी थी बंगाली मुसलमानों की, तो वहां पे बेसिकली वो जो एग्रीकल्चर एरिया था, और जमाने में एग्रीकल्चर ही मेन प्रोफेशन होता था। तो वहां पे जो है वो जो जमींदार और लैंडलॉर्ड और जो एग्रीकल्चर जो वर्कर का था उनका रिलेशनशिप, मुसलमान बेसिकली जो वर्क करते थे एग्रीकल्चर फील्ड में, खेतों में, और उसके जो ओनर थे वो जमींदार या लैंडलॉर्ड वो हिंदू थे। तो ये इस वजह से मुसलमानों की जो है ना बहुत ही बुरी कंडीशन थी। इसका भी सही हाजी शरीयतुल्लाह को बहुत ज्यादा उसका ख्याल था कि मुसलमान बहुत ही बुरी पॉलिटिकल कंडीशन में। इसके लिए भी उन्होंने जद्दोजहद की। एक तो जो है वो रिलीजियस साइड और वो जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस उसको एलिमिनेट करने के लिए, और मुसलमानों को पॉलिटिकली अवेयरनेस और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी उन्होंने अपनी स्ट्रगल को, यानी डबल साइड पे, दो साइड पे एट ए टाइम उन्होंने अपनी स्ट्रगल शुरू की। अब वहां पे जो उनकी इस स्ट्रगल, चूंकि ऑब्वियसली जो जमींदार या जिनको लैंडलॉर्ड कहते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होल्ड और रिच लोग थे, तो वो हाजी शरीयतुल्लाह के अगेंस्ट में हो गए। और एक टाइम ऐसा आया कि हाजी शरीयतुल्लाह को अपना जो वो इलाका है वो छोड़ के जाना पड़ा। उनकी जान को खतरा हो गया था, क्योंकि सारे लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा कर रहे थे, तो इस वजह से वो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई हिंदू जमींदारों के लिए। तो वो एट टाइम उनको वहां से इलाका भी छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रगल को खत्म नहीं किया, कंटिन्यू रखा। इसके अलावा उनका एक और स्टांस था कि बंगाल जो है वो दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब एक ऐसी जगह को कहते हैं कि जहां मुसलमानों को अपनी रिलीजियस, पॉलिटिकल, किसी भी तरह की एक्टिविटी करने पे पाबंदी हो, यानी परसिक्यूशन का सामना हो। परसिक्यूशन यानी रिलीजियस जो आपकी विक्टिमाइजेशन होती, दैट इज कॉल्ड परसिक्यूशन। तो वहां बंगाल में मुसलमानों को परसिक्यूशन का सामना था, यानी नमाज, अजान, इन सब की पाबंदियां थी मुसलमानों पे। इतने यानी बुरे जो है ना कंडीशन थी मुसलमानों की। इसके अलावा जो ब्रिटिशर थे और जो लैंडलॉर्ड थे हिंदू, इन लोगों का भी आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो था वो रिलेशनशिप था, बिजनेस के और पॉलिटिकली बहुत आपस में स्ट्रॉन्ग उनके साथ एक थे। तो वहां पे उस वक्त जो इंडिगो की बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर जो थी वो ग्रो करते थे बंगाली मुसलमान। वहां पे हुआ ये कि इंडिगो के लिए वहां जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टॉप कर दिया कि अब से कोई इंडिगो ग्रो नहीं करेगा। और एक और थी कि एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का कॉटन बनाया जाता था बंगाल में, उसको भी जो है वो स्टॉप किया गया, क्योंकि वो इतनी जबरदस्त और महंगी और बेहतरीन किस्म की कॉटन होती थी, जस्ट लाइक अ सिल्क। तो वो क्योंकि ब्रिटिश में जो सारा कॉटन यहाँ से इंग्लैंड जाता था, बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंट का सारा इंग्लैंड जाता था, और वहां का जो एक मैनचेस्टर उनका जो सिटी था वो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा जो था टेक्सटाइल हब था। तो सारा वहां कॉटन जाता, वहां से फैब्रिक बनता और पूरे यूरोप में और फिर से इंडिया वापस आता और वो बिकता था। तो वो इतनी अच्छी, इतनी फाइन क्वालिटी का कॉटन बना नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने वो कहा कि ये तो आप जबरदस्ती बनाए। और तो इस पे ये एक मशहूर था कि लोगों ने अपनी जो फिंगर काट ली कि भाई ये क्वालिटी फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही सस्ता हम नहीं बना सकते। इसके अलावा इंडिगो यानी जिसको हम नील कहते हैं, इसकी भी ग्रो को जो ना वो स्टॉप लगा दिया गया। तो बहुत ही बुरी पॉलिटिकल और वो जो इनके जो रिलेशनशिप थे जमींदार, लैंडलॉर्ड और ब्रिटिशर के, तो उसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी बंगाल में। अपनी उन मूवमेंट स्ट्रगल के साथ साथ उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो थी वो भी शुरू की।
अच्छा, सैयद हाजी शरीयतुल्लाह की जो ये मूवमेंट थी, जो मुसलमानों की पॉलिटिकली बहुत ही डिप्रेस्ड जो थे उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए उनका मेन ये मोटिव था कि मुसलमानों को भी हिंदुओं के बराबर ही पॉलिटिकल राइट हों, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे ऐसे थे कि जमींदार मुसलमानों की जो ज़मीनें थे वो हिंदुओं ने ज़बरदस्ती अपने नाम करवाई हुई थी, उनके पेपर्स बनवाए थे, बहुत सारी तरह के जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट का भी प्रॉब्लम था। तो ये उनका अवेयरनेस, ये भी एक स्ट्रगल थी कि मुसलमानों को भी हिंदुओं के बराबर ही पॉलिटिकल राइट मिले। उनकी डेथ जब हो गई तो उनकी डेथ के बाद उनके बेटे 1840 में मोहम्मद मोहसिन इलियास, हाजी शरीयतुल्लाह की डेथ के बाद उनकी स्ट्रगल को उनके बेटे हाजी मोहम्मद मोहसिन इलियास उर्फ जो पॉलिटिकल जो फेमस हुए हैं लोगों में, दूदू मियाँ वहाँ के लोकल जो तरीका था कहने का, उसकी तरफ से मशहूर है। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और ज़्यादा जो ज्वाइंट एफर्ट्स की मुसलमानों की पॉलिटिकल रिवाइव के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रगल उन्होंने ज़्यादा बेहतर और मैनेज स्टाइल में मुसलमानों के लिए शुरू की। अच्छा, अब उनके बेटे जो हाजी मोहम्मद मोहसिन थे वो भी अपनी मुसलमानों के, बंगाली मुसलमानों के लिए जो वो बहुत ही बड़े जो पॉलिटिकल राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन जो थे वो समझे जाते थे, और उन्होंने टिल डेथ बंगाली मुसलमानों के लिए जो पॉलिटिकल अवेयरनेस और उनके राइट को लेने के लिए जो स्ट्रगल शुरू की, अपने टिल डेथ उसको वो जारी रखी। अच्छा, इस सारी जो कंक्लूजन है इस पूरी स्ट्रगल का, हाजी शरीयतुल्लाह और उनके बेटे की मोहम्मद मोहसिन की जो स्ट्रगल की, बहुत हाई लेवल की स्ट्रगल थी। इवन उनकी जो लाइफ को और जो है ना वो थ्रेट था बड़े लैंडलॉर्ड और ब्रिटिशर की तरफ से। तो एक्चुअली कंक्लूजन क्या हुआ? आप कहेंगे कि इतनी जब स्ट्रगल की उसका जो एंड क्या हुआ या अचीवमेंट क्या हुई? तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी स्ट्रगल या मूवमेंट को शुरू करने से उसके जो ऑब्जेक्टिव हो सारे हासिल हो जाएं, जो सारी चीजें उनको वो मिल जाएं और वो पूरे हो जाएं, बट अवेयरनेस लोगों में क्रिएट होती है। इन सारी स्ट्रगल्स की वजह से लोगों में कुछ अपना जो रिवाइव का इनिशिएटिव पैदा होता है और वो सोचना शुरू करते हैं, जो ये बड़ी पर्सनालिटीज लोगों में जो कोशिश है स्ट्रगल करती हैं चीज़ों को क्रिएट करने की। अच्छा, अब हाजी शरीयतुल्लाह की जो स्ट्रगल थी या उनके बेटे की, उसका एक्चुअली जो आउटकम क्या हुआ बंगाल में? एज ए रिजल्ट ऑफ राइजिंग मूवमेंट द रिलीजियस एंड मोरल स्टेटस ऑफ बंगाली मुस्लिम वाज इम्प्रूव। ये एक बहुत बड़ा फायदा, मोरल स्टेटस उनका इंप्रूव हुआ, वो सोचना शुरू हो गए अपने बारे में, ठीक है। एंड द राइट ऑफ द टेनेंट्स वर प्रोटेक्टेड टू ग्रेट एक्सटेंट। और वो जो उनका टेनेंट, वो जमीन के जो मालिक थे, फिर भी वो जमाने में वो मालिक कंसीडर नहीं किए जाते थे, तो राइट ऑफ द टेनेंट है वो भी प्रोटेक्ट हुआ उनकी इस स्ट्रगल से। आखिर में ब्रिटिश ने भी सोचा कि हाँ, ये जो स्ट्रगल है, ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये उनका राइट है। This movement brought the Muslims together against the cruel exploitation by the Hindus। और इस तमाम जो बंगाल के मुसलमान थे उनको यूनाइट कर दिया कि मुस्लिम बंगाली मुसलमानों के साथ जो हिंदू जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट उनके राइट्स को कर रहे हैं, उनकी एवरीथिंग को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो तमाम मुसलमान यूनाइट हो गए उस राइट को हासिल करने की। ये इसका जो एग्जैक्ट आउटकम था उनकी स्ट्रगल का। थैंक यू। अब हमारा ये लेक्चर, ये जो हमारी जो मूवमेंट थी, फ्राइजी मूवमेंट, ये इस टॉपिक के साथ खत्म हुई।